Hello student, today we started part 3 of financial management of business studies of class 12th. Now we discuss about the capital structure. See, capital structure on the basis of ownership fund, that is ऑनर फंड प्लस borrowed फंड. ऑनर फंड वो होता है जिसमें हमारे शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, रिजर्व सरप्लसेस होते हैं, रिटर्न अर्निंग होती है जिसको हम इक्विटी बोलते हैं. borrowed फंड क्या होता है? लोन्स, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट जिनको हम डेब्ट बोलते हैं. इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कैपिटल स्ट्रक्चर इन दोनों को मिला के ही बनता है. अब जनरली कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या सोचते हैं कि कितना रिस्क है, कितनी कॉस्टिंग है, इन सब फैक्टर्स को हमें कंसीडर करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे जनरेट करनी है. अगर कॉस्ट ऑफ डेप्थ हमारी कम होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, यानी हमारे पास रिस्क कम है, क्योंकि ऑनर की जो कैपिटल होती है उसमें रिस्क कम होता है. लेकिन अगर हमने यही लोन में लिया होता है तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है. अब जनरली हमने अगर लोन लिया हुआ है, ठीक है, लोन लिया हुआ है तो हमें इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रिपेमेंट भी करना पड़ेगा, तो रिस्क बढ़ जाता है. अगर यही ऑनर की कैपिटल होती है तो उसमें कोई भी हमें इंटरेस्ट नहीं देना, कोई भी रिपेमेंट नहीं करना है, हमारा खुद का पैसा है. तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर इन फैक्टर्स को सोचते हुए डिसाइड करता है कि मुझे कैपिटल जनरेट किससे करनी है. अब इसके बाद कौन से फैक्टर्स इनको इफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को? पहला, कैश फ्लो पोजीशन. आपका कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, आप उसमें ज़्यादा पैसा इंडल्ज कर रहे हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से आप सोचोगे कि आपको लोन लेना है या आपको इक्विटी शेयर से काम करना है. क्योंकि अगर आपके पास कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, आपके पास जो कैश फ्लो है बहुत ज़्यादा है, तो आप इन दैट केस आप लोन नहीं लोगे, आप उसी फंड को यूज़ करोगे अपने बिजनेस में. तो यहाँ पे कैश फ्लो की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. अगर हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से मतलब होता है अगर हमने लोन लिया है तो हम उसकी टेंडेंसी उसको वापस करने की है, यानी मैं उस पर इंटरेस्ट दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, वो हम आईसीआर से निकालते हैं. आईसीआर कैलकुलेट किया जाता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट. ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट. इससे अगर ये आईसीआर हमारा हायर है तो हम लोन ले सकते हैं. अगर ये आईसीआर रेट हमारा कम है तो हमें लोन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोन नहीं चुका पाएंगे, हम इंटरेस्ट पे आउट नहीं कर पाएंगे. इसके बाद डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो. ये देखना है कि हमने जो लोन लिया है हम उसको रिपेमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. अगर ये हायर होता है तो कैश प्रॉफिट जो भी जनरेट किया जा रहा है हमारे पास, वो टोटल कैश हमारा सर्विस और डेब्ट से आ रहा है हमारे पास, यानी इसका मतलब ये कि हम रिपेमेंट कर सकते हैं. अगर ये चीज़ कम आ रही है तो हम रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी का हायर रहता है तो कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को चूज़ करेगी, क्योंकि वो रिटर्न अच्छा चाहती है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यूज़ करेंगे हम लोग. और अगर यही चीज़ कम हो रही है तो हम डेप्ट का यूज़ करेंगे. कॉस्ट ऑफ डेप्ट. अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे लोन टेंडेंसी जो हम ज़्यादा ले रहे हैं, इसकी कॉस्ट हमारी डेप्थ की ज़्यादा होगी तो हम नहीं लेंगे, अगर यही कम होगी तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. इसके बाद टैक्स रेट. अगर हमें टैक्स का बेनिफिट चाहिए तो हम डेप्ट के लिए जाएंगे, टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए तो हम इक्विटी के लिए जाएंगे. कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अगर यहाँ पर हमारे पास इक्विटी ज़्यादा महंगा पड़ रही है तो हम इक्विटी को नहीं प्रेफर करेंगे, हम डेप्ट को इक्विटी के. तो यहाँ पे कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है. फ्लोटेशन कॉस्ट. अगर हमारे फ्लोटेशन कॉस्ट किसी भी सोर्स पे ज़्यादा पड़ रहा है, चाहे वो इक्विटी हो या डेप्ट हो, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. नेक्स्ट, रिस्क कंसिडरेशन. अगर जिसमें रिस्क आपका ज़्यादा होगा उसको हम नहीं लेंगे, जहाँ पे रिस्क कम होगा उसको कंसिडर किया जाएगा. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी. जिस सोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसको हम कंसिडर करेंगे. फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब हो गया कि हमारे पास जो भी ईजिली हम मैनेज कर सकते हैं, ईजिली तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल हो सकता है. वो भी सोर्स से कभी भी प्रॉब्लम हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नेक्स्ट, कंट्रोल. अगर कंट्रोलिंग हमारे यहाँ पर रहती है, अगर हम चाहते हैं कंपनी में कंट्रोल, तो हम शेयर्स को इशू करेंगे, हम यानी इक्विटी से फंड रेज कर सकते हैं. अगर हम कंट्रोल नहीं चाहते हैं तो इन दैट केस हम लोग डेप्ट को लेंगे. तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं. अब हमारे जो कैपिटल होती है दो तरीके से होती है. एक तो फिक्स कैपिटल होती है, एक वर्किंग कैपिटल होती है. फिक्स कैपिटल वो होती है जिसमें हम लॉन्ग टर्म असेट्स वगैरह सब परचेज करते हैं, जो बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन तक चलती है. अब इन फिक्स कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला, नेचर ऑफ बिजनेस. अगर हमारे बिजनेस जिस तरीके का, उस तरीके के हमारे ये उस तरीके का अमाउंट हमारे इंडल्ज होगा. दूसरा, स्केल ऑफ ऑपरेशन. अगर मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ तो मुझे मशीनरी वगैरह भी बहुत बड़ी चाहिए होगी, तो ये चीज़ भी स्केल ऑफ ऑपरेशन यूज़ करते हैं. जैसे कि हम लोग को डिस्को है, इसको बहुत लार्ज अमाउंट चाहिए होगा किसी प्लांट को लेके, तो ये चीज़ें डिसाइड करती है. नेक्स्ट, चॉइस ऑफ टेक्निक. अगर आप टेक्निक्स ऐसे यूज़ कर रहे हो, मशीनरी यूज़ कर रहे हो या लेबर की यूज़ कर रहे हो. मशीनरी यूज़ कर रहे हो तो आपको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेबर यूज़ कर रहे हो तो इतना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा.
नेक्स्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर नई नई मशीन्स का यूज़ कर रही हो, पुरानी मशीन को हटा रही है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी। ग्रोथ प्रॉस्पेक्टिव सोच रही है तो फिक्स कैपिटल आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि प्लांट मशीनरी सब सेटअप करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन, अगर हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट आपको बनाने हैं तो डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, उसमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी। और अगर हम लोग यहाँ पे होलसेलर रिटेलर्स वगैरह सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बढ़ा रहे तो फिक्स कैपिटल आपकी ज़्यादा लग जाएगी। अगर यही चीज़ हम कम करेंगे तो फिक्स कैपिटल हमारी कम लगेगी। दूसरा कोलैबोरेशन, अगर हम किसी के साथ जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल कम लगेगी, अगर अकेले काम कर रही है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी। तो ये वो फैक्टर्स है जो हमारे फिक्स कैपिटल को इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट इसके बाद वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो होती है जो डे टू डे ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो चलते हैं उस पर फोकस करती है, जैसे कि आपको रॉ मटेरियल करना, सैलरी देना, ये सब कुछ चीज़ें हमारी वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती है। अब इसको जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, हमारे नेचर ऑफ बिजनेस है। अगर हमारे यहाँ पर बिजनेस अगर बहुत बड़ा है, बहुत मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी। अगर हम लार्ज स्केल का काम कर रहे हैं तो भी हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, यानी बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ पर बूम चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास अभी प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। और अगर हमारे यहाँ पर बूम नहीं है, डिप्रेशन है, तो वर्किंग कैपिटल हमारी ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट सीजनल फैक्टर, अगर हमारा पीक टाइम चल रहा है, सीजन का चल रहा है, तो हमारे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा इंडल्ज हो जाएगी। और अगर पीक नहीं है, हमारा बिजनेस वगैरह ज़्यादा नहीं चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। अगर हम क्रेडिट अलाउड, अगर कंसर्न जो है कस्टमर को क्रेडिट दे रही है, उधारी पे दे रही है, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर वो कैश बेसिस पे कर रही है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। क्रेडिट अवेड, अगर फर्म ने कहीं से रॉ मटेरियल परचेज किया क्रेडिट पर तो आपकी लेस कैपिटल लगेगी। अगर आपने नहीं कैश पे लिया है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। अगर हमारे पास इन्फ्लेशन है तो वर्किंग कैपिटल हमारे यहाँ पर प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग दी जाती है। अगर बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन तो वर्किंग कैपिटल आपकी बढ़ती चली जाएगी, और इन्फ्लेशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा ऑपरेटिंग साइकिल, अगर हमारे यहाँ पे टर्नओवर वगैरह ये सब कुछ बढ़ते जा रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल भी हमारी बढ़ती जाएगी क्योंकि हम लोग खर्चा करेंगे टर्नओवर बढ़ाने के लिए, और यही टर्नओवर अगर हमारा कम होता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है चैप्टर से रिलेटेड और जो आप लोग ERP के थ्रू हमसे कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।